अस्सलामुअलैकुम। बड़ी वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। अच्छा, अगर किसी को कोई इबाम कोई शक था ना कि भाई लाहौर कलंदर का कुछ हो सकता है इस वाले पीएसएल में, तो मेरा ख्याल है कल के मैच की हार के बाद वो शक भी खत्म हो गया है। मैंने कन्वीनियंटली अवॉइड किया था ये टॉपिक एंड आई थॉट आपको तो ऐसी आजकल इंटरेस्ट नहीं है पीएसएल में, तो बात ही नहीं होगी, लेकिन आपने कर दी। सो लाहौर कलंदर अपना छठा मैच भी अपने होम ग्राउंड पर हार गई और बुरी तरह हारी। आई एम सॉरी लाहौर कलंदर, It is over for them. It is over for them and everybody else who's connected to लाहौर कलंदर और हमें देख रहे होंगे, उनकी they are not ready. There's something off about the team from the first match. ये नहीं कि 5 हारने के बाद उनकी हालत हुई है, पहले मैच से उनके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो स्टीम, वो रेडीनेस, वो सब कुछ नहीं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आई एम सॉरी, जब वो जाते हैं ना पिच पे तो लगता है कि वो अपने सर से उतार रहे हैं कि अब बस खत्म करो, जल्दी से खत्म हो मैच। And you know this is very alarming because लाहौर कलंदर के जो कप्तान है वो हमारी कौमी टीम की भी कप्तान है T20 फॉर्मेट के, शाहीन आफरीदी की बात कर रहे हैं। एंड बट सेंस ऑफ lack of leadership, zeal, enthusiasm, at least वो ना सेंस हो रही है, ना नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद वो 2-4 मेहनत करके कहीं पहुंच भी जब जाते हैं तो शायद लक भी उनके साथ नहीं रहती। Whatever you want to call it, there's something off about. But it does not mean that this team has not performed. शाहीन आफरीदी की ही कप्तानी में ये टीम लगातार गुज़श्ता 2 PSL में चैंपियन रही है। ये बात ना अब्दुल्ला, लगता है आप कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ना करें, हमें पता है, हम जानते हैं ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं पिछले साल के, उससे पहले साल के भी एग्जैक्टली ट्वाइस चैंपियंस। वी अंडरस्टैंड, वी लव देम स्टिल, लेकिन बनता है भाई जब आप कितना किसी टीम को इतना पसंद करते हैं। अब मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूं तो मुझे करने दें। सो इसलिए हमें हाई होप्स हैं कि शाहीन आफरीदी इंशाल्लाह अगले साल पीएसएल को में लाहौर कलंदर और वैसे अदरवाइज पाकिस्तानी टीम के लिए एक बेहतरीन कप्तान साबित होंगे और लाहौर कलंदर वाला हशर नहीं होगा। आमीन कर दूं मैं। हो गया, आगे चलो। अच्छा, आज से पीएसएल शुरू हो रहा है कराची में और गालिबन 4 बजे के अतराफ वो स्टेडियम के इर्द गिर्द जो सड़कें हैं बंद कर दी जाती हैं, कुछ मुल्का सड़कें भी बंद की जाती हैं। सो इन केस यू प्लान टू, ज़ाहिर है जाना ही होगा, किसने नहीं जाना, घर से तो निकले ही होते हैं लोग, काम काज 100 चीज़ें होती हैं। सो आप गूगल मैप्स वगैरह कर लें, आपको जहाँ ज़्यादा ब्लॉक नजर आए वो रास्ता अवॉइड करें। मतलब तकलीफ तो उन्हीं को होगी जो एक्चुअली मैच नहीं देखने जाएंगे, लेकिन उस रश में जरूर फंसेंगे। तो यस अब्दुल्ला, यू और तकरीबन आधा शहर उस रश में फंसता है क्योंकि जो नेशनल स्टेडियम है वो शहर के बीचों बीच ही वाक़ है। सो उसका प्रेशर तमाम ही जगहों पे आता है। But it's going to be fun, जरूर जाएं। 1000 पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए उधर तैनात हो रहे हैं, तो it's going to be safe. Go with your families, इंशाल्लाह everything is going to be good। मुल्क में मौसम की अपडेट आपको पता है ये कि गवादर जीवनी शदीद बारिशें हुई हैं, 16 घंटे बारिश हुई है, आफत ज़दा करार देने की अपीलें की जा रही हैं। डूब गया है ये तमाम इलाका, खासतौर पर गवादर में, खासतौर पर गवादर, वहाँ पर इमदाद की भी ज़रूरत है लोगों को। किस तरह से, आई एम श्योर अभी तक जो लोग देख रहे हैं, जो तंजीमें हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो प्लान आउट करना शुरू हो गए होंगे कि वहाँ पे लोगों को कैसे निकालना है, कैसे इमदाद पहुँचानी है। हम सबको भी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। रमज़ान इज़ अहेड, एक ऑलमोस्ट 2 वीक्स अवे, सो हम अपनी ज़कात भी इस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट इट हैज़ बीन अ डिजास्टर। ये आपको कल के गवादर के मनाजिर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाह रहे थे क्योंकि अब्दुल्ला ने बात कर दी है, लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट दिस। हालात अच्छे नहीं हैं उधर। अभी हम आगे चलेंगे और ज़रा कुछ सियासी मामलात का तस्करा होगा। क्या हो रहा है? बलूचिस्तान की असम्बली का भी इजलास आज हो जाएगा। उधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में अब PTI मखसूस नशिस्तों के लिए कोशिश कर रही है। इलेक्शन में MQM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी भी फरीक बन गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ जमातों को कल सुना, अब आज दोबारा समात होगी। नून लीग का मौक़िफ़ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। तमाम दरख्वास्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट्स हैं ख़वातीन, उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने आज यकजा कर दी हैं। और एज़
ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो पिटिशनर हैं और उनके लॉयर हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से एडजर्नमेंट के जी कल के लिए फिर आप इसे फ़िक्स कर दें, हम कॉपीज़ भी देते हैं और कॉपीज़ ले भी लेते हैं और तैयार हो के आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। अच्छा जी, 23 मखसूस नशिस्तों की बात हो रही है और PTI का मौक़िफ़ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनका कानूनी हक है। जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके फेदर पे डिस्क्वालिफिकेशन करा के कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था वो आप सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है, कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है ये टोटल 227 सीटें बनती। आज दोबारा समाअत होनी है, लेट्स सी आगे क्या होता है। उधर बानी PTI के लिए कल का दिन काफ़ी भारी रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में मियाँ बीवी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। सो इसी केस बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं हमारे साथी शबीर डार, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बिल्कुल, शबीर डार भी हमारे साथ है। नौशीन यूसुफ इज आल्सो गोइंग टू बी जॉइनिंग अस और साथ ही आपको बता दें कि PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लें। लेकिन शबीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बानी PTI और उनकी अहलिया पर जो 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद हुआ है, उस मौके पर आप भी मौजूद थे, तो इस समाअत का मुख्तसर आंखों देखा हाल आप बता दें। और दूसरा ये कि बानी PTI अदालत से कह रहे थे कि बस केस का जल्द से जल्द फैसला सुनाए। ये क्या मामला है, मतलब उन्हें इतनी जल्दी किस बात की है? थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड भी दें। गुज़श्ता रोज़ चूँकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और दोनों मुलजमान जो है बानी PTI और बुशरा बीबी वो कमरा अदालत में मौजूद थे और जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना है उन्होंने ये फ़र्द जुर्म की जो चार्जशीट है वो कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई है। चार्जशीट फ्रेम करने से कबल जो बानी PTI और बुशरा बीबी के जो वकला है उन्होंने अदालत को 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनको बताया कि आपको पहले ही हम बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं लेकिन अब मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता। इस दौरान जो बानी PTI है वो उठकर रोस्टम पर आए और उन्होंने जज नासिर जावेद राना से मुकालमा किया कि हम इन केसेस में ताख़ीर नहीं चाहते हैं। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी कि इन केसेस को जल्दी से जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन अब हमें जल्दी है कि हम इन 2 केसेस का ट्रायल भी जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। उसके बाद जब बानी PTI रोस्टम से उतरे और सहाफ़ियों की तरफ आए और सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 बातें आपसे करनी है। उसमें उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि जो मैंडेट चोरी हुआ है मुल्क में सबसे बड़ी चोरी हुई है और आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है। 20 नशस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवार को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। अच्छा जी, ये तो थी इस समाअत का अहवाल और उसकी बात इसी पे बात करेंगे मज़ीद, लेकिन अभी नौशीन यूसुफ से भी अपडेट लेते हैं। कल इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, आज दोबारा समाअत होनी है मखसूस नशस्तों के मामले पे। नौशीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये भी एतराज़ है कि भाई मामला हमारा, पहले हमें सुने। कल किस किस को सुना गया, किस किस की बारी आई, आज किसकी बारी आएगी? कल ना
6 समातें जो थी वो फिक्स की गई थी, जिसमें से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वर्सेस जो थी वो एनपीएम, पीएमएलएन की और पीपीपी की जो थी पिटिशन वो लगी हुई थी, जिसपे पीटीआई वालों ने एतराज किया। उन्होंने कहा हमने यहाँ पे 4 पिटिशन अपनी जमा कराई हैं, आपने हमें क्यों नहीं लगाया? जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस टाइम उनको कहा कि आप सब में ही फरीक है। लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि यानी आज के रोज सारी जो पिटिशन है जो पीटीआई की भी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जमा कराई उन सबको क्लब कर दी जाए। एक पीटीआई कल एतराज कर रही थी, वो कह रही थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुद फ्रंट पर रहे अपने उम्मीदवार अपने लोगों के जरिए क्यों वो पिटिशन करा रही हैं, जिसपे फारूक शाइक और आजम नजीर तारन ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारी पार्टियां ही इस वक्त आपके ऊपर केसेस करी हैं। अच्छा, उसके बाद पीटीआई जब फैसला हुआ कि सारी पार्टीज जो है उनको क्लब कर दिया जाएगा, जिसके बाद कल जो है जो तहरीरी फैसला फिर इलेक्शन कमीशन का जारी हुआ तो उसने फैसला किया कि जितनी भी असेंबलियों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसमें फरीक नहीं थी, जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम पे है, जीडीए है, आईपीपी है, इसके साथ पीएमएलक्यू है, तो उनको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए। और अब आज जो हो गए तकरीबन 10 के करीब केसेस जो है वो कॉज लिस्ट में लगे हुए, जिसमें पीटीआई की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यानी कि पिटिशंस हैं वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ पीएमएलएन, पीएमएलक्यू, पीएमएलएन, पीपीपी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक किस किस जमात का मौक़िफ़ सुन लिया है और किस किस जमात का मौक़िफ़ आज सुना जाएगा या सभी का आज सुना जाएगा? जी, आज सभी का सुना जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो थी इब्तदाई समात थी जिसमें ये फैसला हुआ कि सब इकट्ठे कर दी जाएंगी, क्लब कर दी जाएंगी। कल ब्रीफली सबने बात की थी, लेकिन उससे ये फैसला हुआ था कि आज क्लब कर दी जाएगी। और अब आज 10 जो है नंबर से मुश्तमिल कॉज लिस्ट जो है वो अब जारी है। 10 बजे आज 10 केसेस लगे हुए हैं, कॉज लिस्ट में शामिल हैं और तमाम मामलात एक साथ इकट्ठे कर दिए गए हैं, क्लब कर दिए गए हैं। थैंक यू नौशीन, हम इस बारे में आपसे जानते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल भी हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो फिर क्योंकि जब ये मामला इतने दिनों से बात हो रही है लेकिन कंफ्यूजन इंस्टेड की क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन जो है थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है। एक तो ये बता दें कि तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों के लिए कानूनी जंग तो ऑब्वियसली लड़ ही रही है, लेकिन क्या ये अग्रीमेंट कंसेंसस कोई पहले सुन्नी इत्तेहाद के साथ नहीं हुआ था? कंसिडरिंग सुन्नी इत्तेहाद की कोई रुकन भी मुंतखब नहीं हुआ असेंबली में अभी, ये किस तरह आप सोच रहे हैं कि बात जो है ये आगे जाएगी? उनको तो अपने लिए भी लड़ना है। जो मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा करानी होती है उन्होंने वो भी नहीं कराई, उनका कोई रुकन मुंतखब नहीं हुआ। तो आपने शमूलियत करते हुए ये तमाम पहलू सोचे थे सर? जी देखें, इस तरह है कि हमारी तरफ से बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और कन्फ्यूजन अगर कोई पैदा हो भी रही है तो वो इलेक्शन कमीशन की जो है इस मुसलसल इल्तवा की वजह से है, जो काफ़ी अब मेरे ख्याल 5वां-6वां दिन है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये भी आपको एक तशबीह दूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम के शुरू में अभी बता रहे थे लाहौर कलंदर्स का और PSL का, तो हम ना तो लाहौर कलंदर्स हैं और ना ही एक T20 टूर्नामेंट है। पॉलिटिक्स एक लंबी इनिंग्स होती है, तो हमने तो अपनी तैयारी की हुई है। लेकिन अगर आप हालात व वाक़यात का तसलसल देखें इस मखसूस केस के हवाले से, जिसको आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कहते हैं, तो हमने आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्टी में शमूलियत का एक ऐलान किया, वो पहली बात। उसका जो सारा सरचश्मा है वो हमारे आइन का आर्टिकल 51 भी है, और उसके साथ साथ दीगर जो सूबाई असम्बलियों से मुतालिक आर्टिकल्स हैं 106 खसूसन, और फिर हमारी आइन का आर्टिकल 63A भी है जो कि फ्लोर क्रॉसिंग के जो है उसको रोकने के लिए है। तो उन सब में बड़ा वाज़ेह है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज़ाद जो उम्मीदवार आज़ाद इलेक्ट हुए हों। हम किन हालात में आज़ाद इलेक्ट हुए वो भी सबके सामने है, उसके मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि 4-5 दिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये लोगों की शमूलियत के बाद तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ये हर तरफ लिखती रही कि जी ये कैंडिडेट के नाम के आगे SIC या पार्टी का नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, जो हमारे यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है, उसको मुसलसल 5 दिन 6 दिन 5 दिन 4 दिन जितने भी थे वो डिसीजन पेंडिंग लिखते रहे उसके आगे। और सडनली गुज़िश्ता रोज़ 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज भी बीच में आ जाती हैं। एक मामला जो कि असूलन इलेक्शन कमीशन और PTI के या SIC के दरमियान है, उसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती हैं। ये भी बिल्कुल एक स्टेज्ड चीज़ है। और अब आपने देखा कि उसने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जी अब हम बाकी सबको भी बुला लेते हैं।
अब आइन के आर्टिकल 51 में और दीगर आर्टिकल्स जो सूबाई असेंबलियों के बारे में है, 51 जो है नेशनल असेंबली के बारे में है, 106 और दीगर जो है उसमें वजह है कि किस तनासुब से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पार्टीज को एलोकेट की जाएंगी। तो इन सब पार्टीज को अपनी मखसूस नशिस्तें दी जा चुकी हैं। अभी आके कह रहे हैं कि नहीं जी हमने जो SIC के आगे क्या करेंगे? जाहिर है अगर नहीं मिलती नशिस्तें तो ये दीगर जमातों में बढ़ जाएंगी और उनके पास लिटरली हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। उनके लिए तो विन-विन उनके लिए तो बहुत ही आगे क्या करेंगे? ये है ये जो उनकी एंटाइटलमेंट है जो आइन के मुताबिक है और आइन में फार्मूला वज़ा है, उनकी एंटाइटलमेंट उनको मिल चुकी है। अब वो समझते हैं कि ये कोई माले गनीमत है जो ऐसे ही उनके खाते में आ जाएगा, और वो बीच में अब जंप इन कर गए हैं। ना हमारे आइन का लेटर ना हमारे आइन की स्पिरिट इस चीज़ की इजाज़त देती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि जो हकीकत है वो अफसाने से भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ और अजीबो गरीब होती है। तो कानून और आइन की तो बात अपनी जगह, वो तो मैं आपको छोटे मोटे दलाइल पेश कर रहा हूं और आज वहां दलाइल पेश होंगे इलेक्शन कमीशन में, केस तो आगे चलेगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकली जो बात है, ये आई थिंक लोगों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा है कि रियासत की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई और PTI को उसी तरह दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। सो मैं तो अर्ज कर दिया, पॉलिटिक्स एक लंबी इनिंग्स होती है ये साहब। लेकिन अगर ये हो जाता है और ये आपने बताया है फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन, बिल्कुल हो सकता है। आपने करना क्या है? कल नेशनल असेंबली का इजलास भी होना है, अदालत में जाएंगे। प्लान क्या है? अलावा कानून और आइन के मैं अपनी पेशीन को अगर कर सकूं तो वो तो पीछे पैटर्न एक चलता आ रहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेटली ये मामला आपको जाता नजर आ रहा है? बिल्कुल आखिरी मिनट पर, हमेशा जिस तरह सिंबल वाला फैसला था, बिल्कुल आखिरी मिनट। सर, सिंबल वाले फैसले से याद आया कि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया होता है, यू वेरी इफेक्टिवली स्प्रेड योर मैसेज थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन एक ये भी तासुर आता है आपको मुखालिफिन की तरफ से कि जितना इफेक्टिवली आप सोशल मीडिया पे पैगाम रसाई करते हैं उतना इफेक्टिवली आपकी वकला या आपकी कानूनी टीम अदालत में केस नहीं लड़ पाती। और इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला भी आपने देखा कि वहाँ पर वकला की कमज़ोरी सबके सामने टीवी पर बराह रास्त केस सुनते हुए सामने आई। अब बैट का निशान चला गया। अब कल इलेक्शन कमीशन में भी वकला ने मज़ीद टाइम मांग लिया तैयारी में, तो आपको लगता है कि शायद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ऑन दैट फ्रंट? नहीं जी, ये ऐसी बात है नहीं जो आप कह रहे हैं। और जो वकला किस तरह से दलाइल पेश करें और क्या दलाइल पेश करें, मेरे ख्याल उसमें सारों की कारकर्दगी जो है वो देखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में सिंबल के मामले में किसी ने इस बात पे गौर ही नहीं किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला क्या किया था और इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्या किया था, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कोई नई चीज़ें बीच में लेके आ गई जिसके ऊपर नजर सानी की पिटीशन हुई है। वकला का मुअस्सर होना या ना होना ज़्यादा इसमें जो है अहमियत नहीं रखता, वो सानवी अहमियत रखता है। ज़्यादा जो अब हमें नज़र आता है कि माइंड जब मेकअप किया हो किसी फोरम ने, तो वो फिर वकला की जितनी मर्जी एक्टिंग या उनकी तैयारी या उनकी जो लफाजी है या दलाइल हैं या पुराने केसेस हैं, वो सब फिर जो है वो खाक में मिल जाते हैं। बहरहाल जी, मेरी पेशीन गोई यही है। अलावा जो पैटर्न चलता आ रहा है, कोई तवक्को मैं नहीं कर रहा कि कोई वही आखिरी मिनट पे उसी तरह फैसला जो है इलेक्शन कमीशन देगी जिस तरह उन्होंने सिंबल वाले में दिया था, और वो बिल्कुल आखिरी मिनट पे दिया। राइट, वो भी देख लेंगे। वलीद साहब, ये भी बता दें कि बानी PTI ने कल फिर IMF को खत लिखने की बात की है, और पहले ये भी कहा जा रहा था कि वो खत लिख के भेज भी चुके हैं। कल ये बात हो रही थी कि उन्होंने खत डिक्टेट करवा दिया है। ये इसकी बैकग्राउंड जरा बता दें, क्या मामला है? खत लिख दिया है, भेज दिया है, व्हाट्स द ट्रूथ? नहीं जी, जहाँ तक मेरे इल्म में है, ख़त जो है अभी उन्होंने इस बात का फ़ैसला तो किया हुआ है, और पार्टी को, और जो ज़ाहिर है वो तो कैद में है, लेकिन पार्टी को जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं जो मुतल्लिका हैं, उसमें यही है कि ख़त इसको जो है जारी करना है और पहुँचाना है IMF को, और गालिबन इधर ही उनकी रेजिडेंट मिशन भी है। जहाँ तक मेरा इल्म है वो अभी तक वहाँ पहुँचाया नहीं गया, क्योंकि अगर वो ऐसे पहुँचाया जाए तो बाकायदा उसका एलामिया जो है वो होगा। लेकिन मैं एक मिनट के लिए दोबारा आपको, सिर्फ क्योंकि आपने 2-3 दफ़ा पूछा और मैंने शायद जवाब नहीं दिया कि हम क्या करेंगे अगर यहाँ से अगर हमें रिलीफ नहीं मिलती या हमारे खिलाफ फैसला आता है, तो हम कानून और आइन के दायरे में जो इकदाम है वो लेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, अदालतों में भी, बाहर भी, पार्लियामेंट में भी, सूबाई असम्बलियों में भी। और उसके अलावा जो आपने कहा ना हमारा सोशल मीडिया, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, यकीन से मैं आज अभी यहाँ पे कह रहा हूँ कि बेशक इनकी अददी अक्सरियत में 10-20 सीटों का इजाफा हो जाए, जो कि चीन के हमसे और जो उनकी
मुस्तहक वो नहीं थी दूसरी पार्टीज, वो ले लें। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये मजमूई पिक्चर में और आगे जाते हुए आने वाले वक्त में इनको कमजोर करेगा, इनको मजबूत नहीं करेगा, क्योंकि सियासी तौर पे वो क्या इनको सियासी नुकसान होगा। अब ये भी बता दें सर कि सियासी नुकसान होगा, इनको जंप नहीं करना चाहिए था, जंप नहीं करना चाहिए था, स्कीम का आलायकार नहीं बनना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने किया है, उनको बेशक शॉर्ट टर्म में वो गेन हो जाए, लॉन्ग टर्म में उनका लॉस होगा और वो कमजोर होंगे। लेट्स सी जब होगा तो जाहिर है हम यहाँ पे सभी मामला डिस्कस करते हैं, वो भी करेंगे। अब वलीद साहब, लास्टली सदर साहब ने असम्बली पर दस्तखत नहीं किए, फिर भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, यही कहा जा रहा है। डू यू थिंक कि उन्होंने ना इजलास बुलाकर आइन से रूगर्दानी की है या उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? ये आप पहले भी मुझसे पूछ चुके हैं जी। मेरे ख्याल में उन्होंने आइन की बिल्कुल कोई रूगर्दानी नहीं की, उन्होंने बिल्कुल एक जायज़ हुक्म जारी किया और उसी की वजह से अब इलेक्शन कमीशन मजबूर हुई है कि वो इस फैसले को करे। और उसी की वजह से मैं तो कह रहा हूँ ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यही चल रहे हैं कि इसी वजह से ये सडनली ये पॉलिटिकल पार्टीज भी सारी जो हैं वो जंप इन कर गई हैं। और मैं आपको चंद रोज़ पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि सिर्फ सदर की ही आइन शिकनी या मुबैना आइन शिकनी सबको नजर आती है, ये नजर नहीं आता कि आइन और कानून की बुनियादी हुकूक की आज़ादी इज़हार राय आपके ही कॉलीग हैं। अरकान इजलास जब बुलाया जाएगा तो उसमें शरीक होंगे? बिल्कुल शरीक होंगे जी, क्यों नहीं शरीक होंगे। और जो कुछ 18 की असेंबली के अंदर इन्होंने किया था, हम भी ज़रूर वो करेंगे। मैंने आपको अर्ज़ किया कि कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हम हर फोरम पर अपना एतराज़ और अपना एहतजाज और अपनी मुज़ाहमत जो है वो वाज़े रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमको 8 फरवरी को सुरखरू किया था, आगे आने वाले मराहिल पर भी पॉलिटिकली, क्योंकि कानूनी और ये इलेक्शन कमीशन का तो सबके सामने है जो भी है सिलसिला। एक वैसे बड़ी उसमें उम्मीद की किरण जरूर है कि कुछ मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के वो बेंचेस हैं जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी सरबराही कर रहे थे, जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ अच्छे असूल वज़ा किए हैं। मिसाल के तौर पे कि वो उन्होंने एक फैसले में कहा कि जहां पे कोर्ट के सामने ये हो कि एनफ्रेंचाइजमेंट और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मामला है, उन दोनों में से किसके पल्ले में डालना है, तो उन्होंने एनफ्रेंचाइजमेंट की बात की कि व्हेन चूजिंग बिटवीन डिसएनफ्रेंचाइज और कागजात नामजदगी की मुस्तरद और मंजूर होने पे वो थी। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा असूल वज़ा हुआ है, क्योंकि पीटीआई को तो हमेशा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का ही सामना रहा है ना पिछले 1-8 साल में। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पॉलिटिकली, सबसे अव्वल पॉलिटिकली और उसके अलावा और जो दीगर वसाइल हमारे पास हैं, हर तरीके से हम अपनी मुज़ाहमत और एहतजाज और एतराज़ जो है वो जारी रखेंगे। Got it. Thank you for being with us, वलीद साहब। होना तो अच्छी बात है। और सेनेटर वलीद इकबाल कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी जमातें मखसूस नशिस्तों के मामले में जंप इन कर गई हैं, इसका उन्हें पॉलिटिकल नुकसान होगा अगर वक्ती फ़ायदा भी हो जाए। अच्छा जी, मौसम का हाल इसलिए आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि पहले हम आपको बता रहे थे कि गवादर में शदीद किस्म की बारिश हुई है और होती चली गई है 14 घंटे, 14 नहीं एक्चुअली 16 घंटे तूफ़ानी बारिश होती रही है गवादर में। और ऑब्वियसली तबाही तो मचा ही दी है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस, इनफैक्ट नो प्लेस इज इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर पैटर्न एंड स्पेशली बारिश। 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन गवादर तो बिल्कुल ही इक्विप्ड नहीं है। और वो तमाम दावे गवादर दुबई बनेगा, फलां होगा, दुबई, मैं तो कहती हूँ गवादर पाकिस्तान नहीं बना। ये पड़ा हुआ है दुबई आपका, देख रहे हैं आप सामने डूब रहा है। कोई नकासी आपका निज़ाम नहीं है और वहाँ से सूरत हाल हम आपको बताएंगे। इनफैक्ट सदाकत बलोच हमारे साथ ही हमें अपडेट करते हैं। जी बिल्कुल, गवादर में 24 घंटों के से ज़ायद बारिश ने जहां पर एक बिल्कुल तबाही मचा दी है। गवादर, सुरबंदर और जीवनी की जो सूरत हाल है वो सैलाबी सूरत हाल है, इंतहाई यहाँ पे हालात मखदूज अबतर हो चुके हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि गुज़श्ता 24 घंटों से बारिश ने जहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज बना दिया है, वहीं पर जो कि बारिश का पानी है घरों और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। रात से यहाँ पर रेस्क्यू का अमल तो किया जा रहा है, लेकिन बारिश मुसलसल बारिश बरसने की वजह से रेस्क्यू का जो अमला है वो बेबस नजर आ रहा है, तो शहरी परेशान हाल नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जीवनी की सूरत हाल ये है कि जीवनी में 3 बंधा टूटने के बायस जो कि पानी है शहर में भी दाखिल हो चुका है। इसी तरह सुरबंदर की जो सूरत हाल है, शद्दाद नदी में तुगयानी की वजह से सुरबंदर का ज़मीनी राब्ता भी कट हो चुका है और सुरबंदर के जो कि रोड और रास्ते हैं वो तालाब बन चुके हैं। इसी तरह ग्वादर के दही इलाकों की सूरत हाल है, जिनमें पानवान, पल्लीरी, बंदरी समेत मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही मतलब जितना हम आपको बता रहे हैं देखने से और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो हमें बताया है, ये तबाही
हालत है, क्योंकि आपको पता है ना फिर ये पानी खड़ा हो जाता है और फिर इसके जाने की कोई जगह नहीं होती। मेरी बात सुने, और उसके बाद हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। सिस्टम है ही नहीं, तो ये सूरत हाल है। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो हालिया दिनों का मौसम है, समय नहीं आ रहा। कराची में तो लिटरली सर्दी के कपड़े हमने वापस अटैचियों में रख के बंद कर दी थी अलमारियां। देखिए अब इतनी ठंडी हवाएं होती हैं कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। गवादर में इतनी बारिश हो गई है, बाकी मुल्क में भी बारिशों का स्पेल इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इज दिस यूजुअल या ज़रा कुछ अनयूजुअल चल रहा है सारा कुछ? बहुत शुक्रिया। देखिए फरवरी के महीने की अगर हम करें ना बात, तो इतना हैवी स्पेल अमूमन विंटर सीजन की जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बायस वो इतनी शिद्दत की नहीं होती जैसे गवादर में हमने पिछले 2 दिनों में एक्सपीरियंस किया। 185 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो गई, यानी एक दिन में गुज़श्ता 24 घंटों में 127 या 125 मिलीमीटर हो गई, और उससे पहले भी 58 मिलीमीटर हुई थी पिछले दिन। तो बिल्कुल वहाँ की हद तक तो अनप्रेसिडेंटेड है, और इतना जो आगे जो स्पेल कल से शुरू होगा 29 से, और ये पूरे मुल्क को स्वीप करेगा। वो जो उसकी वेव है एक तरह से सिंध पूरा, बलूचिस्तान पूरा, इसी तरह से पंजाब, मतलब ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कंट्री को स्वीप करती हुई ये वेव जाएगी। तो इतनी जो हैवी स्पेल दिखाई देता है, इस तरह का हैवी स्पेल खाली देखने में मिलता है, खासकर इन महीनों में, फरवरी और जनवरी और मार्च के जो महीने, क्योंकि आपको पता है कि विंटर की बारिशें अमूमन क्वाइट काम और उस तरह से हुआ करती हैं, नट लाइक मॉनसून। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड इस हद तक ज़रूर है कि गवादर में फरवरी के महीने में इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई। जो रिकॉर्ड हमें पिछला देखा हमने, तो वो 38 मिलीमीटर एक 24 घंटों का हैवी स्पेल है। सरदार साहब, इसको क्या आफत ज़्यादा सॉरी गला खराब हो गया, आफत ज़्यादा कह सकते हैं गवादर में? क्योंकि एटलीस्ट हम इतने सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने इतनी बारिश वहाँ इन महीनों में नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। जी इन महीनों में बिल्कुल नहीं हुई। मैं एक रिकॉर्ड आपको 2010 का बता सकता हूँ, लेकिन वो जून का महीना था और वो साइक्लोन की वजह से बारिश हुई थी। वो 227 मिलीमीटर 24 घंटों में हो गई थी उस वक्त। लेकिन जाहिर है कि साइक्लोन तो एक अलग फिनोमेना होता है, उसकी वजह से तो हो सकती है, लेकिन इन महीनों में इतनी बारिश पहले नहीं देखने में आई गवादर की हद तक। बेसिकली जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था साउथ ईस्ट ईरान और हमारे गवादर वगैरह का इलाका, जो केस डिस्ट्रिक्ट और नीचे मकरान डिवीजन का जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, तो वो एक तरह से स्टेशनरी रहा, स्टेगनेंट रहा गवादर के जनूब में या जनूब मगरब में समंदर। उसकी वजह से कराची का बता दें, कराची में ठंडी हवाएं ही चलती रहेंगी या बारिश वगैरह भी होगी? आगे कुछ मैचेस भी हैं, जाहिर है उसके लिए भी पता हो तो बेहतर है। देखिए जो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी ना, वो तो पिछले 2 दिन चल रही थी। आज तो उनकी उतनी शिद्दत नहीं है, आज तो कमी आ गई है खासी हद तक। 8 से 10 नॉटिकल माइल आज चलेगी, वरना पिछले 2 दिन तो 30 नॉटिकल माइल्स तक भी गई है मैक्सिमम। तो उसकी वजह बुनियादी यही थी कि असल में 2 लोकेशंस के दरमियान जब प्रेशर डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, यानी उधर वेस्ट में गवादर के आसपास प्रेशर खासा गिर गया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर कराची या मलिका इलाके जो है यहाँ हाई प्रेशर था एक तरह से। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस जब बढ़ जाता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो लो जो है ना विंड्स अपनी तरफ सारी सक करता है, खींचता है। तो उस वजह से बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। आज उनकी कमी आ गई है। बारिश का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 29 से कल दोपहर या आफ्टरनून में फिर बलूचिस्तान में एक और वेव दाखिल होगी, या कि ऑलरेडी परसिस्ट कर रही है, लेकिन उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। और ख़तरा ये है कि गवादर में एक और अच्छा इसी तरह का तेज़ स्पेल दिखाई देता है। गवादर में भी ऊपर केश डिस्ट्रिक्ट, जो तुरबत, पंजूर और चागी डिस्ट्रिक्ट और बलूचिस्तान पूरे में ही तकरीबन, लेकिन कुछ इलाकों में ज़्यादा तेज़ होगा। खतरनाक बात है क्योंकि बिल्कुल भी ये जगह इक्विप्ड नहीं है, और अभी ऑलरेडी एक हालत तो हम देख ही चुके हैं गवादर की। साथ ही बता दें, एक अगर आपने दोबारा बताया है, कराची में भी बारिश हो रही है? जी कराची में भी इम्कान है 1 मार्च को परसों, और सुबह से ही कोई 8-9 बजे ऐसे दिखाई देता है कि शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, पहाड़ों पर क्या सूरत हाल रहेगी? पिछले दिनों सयाह जा भी रहे थे बर्फ़ एंजॉय करने के लिए, फंस भी रहे थे मरी अतराफ, बाकी इन द अपर अदर एरियाज़, वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी? लेकिन ये बात भी है कि इस मरतबा मामूल से कम बर्फ़ पड़ी है। जी बिल्कुल, असल में तो देखें दिसंबर और जनवरी दोनों तकरीबन ड्राई मंथ्स हो गए थे, बिल्कुल भी ना। जनवरी की बिल्कुल अगर तब बर्फ़ पड़ती तो वो टिकती।
एग्जैक्टली वो उसका फिर आगे चल के ना आपको स्प्रिंग सीजन और समर सीजन में फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर वो जनवरी की बर्फ़ होती है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करती है ड्यू टू लोअर टेम्परेचर्स। अब फरवरी और मार्च में अगर पड़ती भी है तो वो उतनी देर तक रहती नहीं है, सस्टेन नहीं करती। लेकिन ये जो स्पेल है ये बहुत हैवी स्पेल है, ख़ासकर केपी के जो इलाके हैं, वादी सवात, मालाकंड और वो जो जितना एरिया, इसी तरह सेंट्रल पंजाब से ऊपर जितने इलाके हैं उन तमाम इलाकों में बड़ी तेज़ बारिश है। कुछ इलाकों में तो वाकई में तूफ़ानी बारिश हो सकती है केपी के कुछ इलाकों में, तो उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है कोयटा सरदार साहब बहुत बहुत तूफानी बारिश भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी हैं। प्लान टू ट्रैवल प्लीज़ देख लें, सोच लें, समझ लें। केस यू प्लान टू ट्रैवल डोंट, क्योंकि ज़रूरी भी होता है ज़ाहिर है, बट देख के हालात और वाक़यात देख के अपना प्लान बनाएं। कराची में 3 फरवरी को बारिश के दौरान बहुत कुछ होना है, लेकिन पहले ज़रा मज़ीद मेरा ख्याल है कि मौसम का हाल हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि आरिफ उर्फी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मौसम का हाल तो वो बताएंगे, लेकिन विजुअली मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। आरिफ बताइएगा क्या हाल है वहाँ? पीछे बड़ा खूबसूरत मंजर है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में एक मरतबा फिर गहरे बादलों का राज है और मौसम की शिद्दत बरकरार है। बालाई वादी नीलम, वादी ग्रेस और इंतहाई बुलंद मुकामात पे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि ज़ैनी इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वेदर का जो सिस्टम अभी हमारे बालाई इलाकों में दाखिल हुआ है, इससे जुम्मे की रात से शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे मौसम की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त जो ज़ैनी इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल ये है कि वादी लीपा और बाकी अजला को मिलाने वाली जो शाहरा है, रेशिया लीपा शाहरा, बर्फ हटा के खोल दी गई है। इसी तरह सुदन गली शिकार रोड जो है उसको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि ज़ैनी इलाकों में जो ऐसे मकामात हैं जिनको सियाहती मकामात कहा जाता है, वहाँ पर अभी तक सड़कों को खोलने का काम जो है वो जारी है। लेकिन इसी दौरान दोबारा मौसम के ख़राब होने की पेशगोई के बाद लोगों को ये खदशा हो चला है कि दोबारा उनके रास्ते जो है वो मसदूद हो जाएंगे और सर्दी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की पेशनगोई जो है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। जो विजुअल्स है ना, एक तो आरिफ आप जिस तरह से बताते हैं वो बड़ा टेंशन भी हो रही हो ना, तो टेंशन नहीं रहती क्योंकि वो हर चीज, लेकिन ये जो विजुअल्स है बर्फ वाले एक्चुअली लग रहा था किसी डिज्नी मूवी के विजुअल्स हैं। ये जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो बनी हुई है उसी पे बात कर लेते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार के बाद स्पीकर ने कल इजलास तलब कर लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास आइनी तकाजा है। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ पीटीआई सदर के एक्शन का खुलकर दिफा कर रही है, विच इज़ ऑल्सो नेचुरल, मगर दीगर सियासी जमातें उसे आइन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्याल है कि सदर अलवी पर आइन तोड़ने के मुकदमात बनेंगे। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है। इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत ये भी समझती है कि 21 रोज़ के अंदर सदर मुमलिकत असेंबली इजलास बुलाने के आइनी तौर पर पाबंद हैं। अगर वो इजलास नहीं भी बुलाते तब भी इजलास के होने से रोका नहीं जा सकता। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का भी यही मौक़िफ़ है। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें, तो जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है
और जो आर्टिकल सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असेंबली शैल मीट on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, comma, unless sooner summoned by the president। ये बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे। आइन बड़ा क्लियर है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। अच्छा जी, अब सदर मुमलिकत चाहें या ना चाहें, कौमी असम्बली का इजलास तो कल हो रहा है और सदर ने इजलास ना बुलाकर बज़ाहिर आइन के बजाय पार्टी लाइन को तरजीह दी है। नो सरप्राइजेस देयर वैसे। और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर अलवी से उनकी जमात को बहुत सी शिकायत रही हैं और इसी वजह से PTI ने उनके बेटे को टिकट भी नहीं दिया था और शायद सदर अलवी जो है यही लग रहा है। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। बहुत शुक्रिया आपका अशतर साहब। अशतर साहब ये बताइएगा कि सदर अगर 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाएं तो स्पीकर इजलास बुला सकता है, नहीं बुला सकता? एक राय ये भी है कि सदर इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, इजलास मुकर्ररा वक्त में हो जाएगा क्योंकि गैर मामूली सेशन है, जाहिर है, जिसमें नई हुकूमत ने बनना है, आगे चल रहे हैं सारे मामला में। ये स्पीकर की भी सवाबदीद नहीं रखी गई। आइन में एक ऐसा मैकेनिज़्म दे दिया गया है कि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है। ये आइन का तकाजा है और आइन का तकाजा ये है, पहली बात कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं रह सकती और कोई भी इस तरह के रखना अंदाजी जो है वो आइन उसको केटर कर रहा है। उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि 21 दिन का जो टाइम पीरियड है जो वो काटा, उससे पहले भी इजलास बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर 21 दिन गुजर जाएं जो इलेक्शन के जो ऐलानात हैं उसके बाद तो ऑटोमेटिकली असेंबली इकट्ठी होगी, स्पीकर का पहले ओथ होगा और चूँकि इसीलिए आप देखेंगे कि स्पीकर का ओहदा जो है वो खाली नहीं होता। सो ये सारा इसलिए किया गया है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये सदर मुमलिकत की सवाबदीद है या इसको रिक्विजिशन करने की ज़रूरत है तो वो शायद दुरुस्त बात नहीं है। आइन इसका मतकाजी भी है और आइन इस चीज़ का लाजमी बनाता है कि 21 दिन के बाद ये 29 तारीख हो जाएगी और इस तारीख को इंशाअल्लाह इजलास होगा। अशतर साहब, सदर की दलील है कि जब तक PTI की मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, ऐवान मुकम्मल नहीं होगा, तो असम्बली का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर ये दलील मान ली जाए तो इसमें तो मालूम नहीं कितने दिन लग जाए, बहुत ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। मामला जो है वो अदालतों में भी जा सकता है तो उसमें तो बहुत ही देर हो सकती है। आप समझते हैं कि एक सादे से मामले को सदर मुमलिकत खामखा उलझा रहे हैं महज इसलिए कि उनकी पार्टी जो है वो उनसे खुश हो जाए? सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो रियासत के सदर हैं, वो किसी पार्टी के सदर नहीं है। पहली बात, वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो किसी पॉलिटिकल एंटिटी नहीं रहते। वो वहाँ जब ऐवान सदर में जाते हैं, उस पर हमारे एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे, उन्होंने एक फ़ैसला भी इस पर दिया हुआ है कि ये ओहदा जो है ये सियासी जोड़ तोड़ के लिए नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ माजी में भी वो करते रहे, मुझे कोई अचंभा नहीं इसमें हुआ। आपने देखा कि बहुत सारे मामलात में उन्होंने रखना अंदाजी की, बल्कि यहाँ तक कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने हल्फ देने से भी जो है कोताही की थी, हल्फ में नहीं दिया था। और फिर गवर्नर्स को भी जिस तरीके से उन्होंने तातुल में डाला गवर्नर की तकर्री वगैरह में, फिर जिस तरीके से उन्होंने बिल्स को फिलीबस्टर करने की या उनको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की, वो भी हमारे सामने है। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। सदर मुमलिकत जो है वो रखना अंदाजी ज़रूर कर रहे हैं, करते रहेंगे।
लेकिन ये उनके ओहदे के मुतकाज़ी नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों में भी मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो भी सदर मुमलिकत मुंतखब होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। इसमें उनका ना तो कोई अमल दखल है, ना वो इसके ऊपर कोई राय जो है उसको कायम करके ये कह सकते हैं कि जी मैं इजलास की जो है समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करता। उनका जो कहना है वो मेरिट पे भी गलत है, मेरिट भी उनका जो है वो नहीं बनता। कह रहे हैं वो भी मेरिट पे गलत है और वैसे उनका इख्तियार ही नहीं है किसी भी किस्म की राय कायम करके कहने का कि मैं समरी पर दस्तखत नहीं करता या करता हूँ। लेकिन आप पुराने वाक़यात का भी जिक्र कर रहे थे। बाज़ अफराद की जानिब से कहा जा रहा है कि सदर ममलिकत इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2 मौक़ों पर ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि सदर ममलिकत को जो काम करना चाहिए था, मतलब अपनी आइनी जिम्मेदारी जो पूरी करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। तो अशरफ साहब, क्या सदर साहब एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आइन से जो बिल्कुल मुतराज़िफ़ बातें हैं, जो उससे मनफी बातें ही होती रही हैं ऐवान सदर से, ये अनफॉर्चुनेट है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके ऊपर लाजमी तौर पर, और मेरी राय भी उस वक्त ये थी कि लाजमी तौर पे उनका मुआवजा होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये मामला जो हैं अगर सही वक्त के ऊपर उनको हैंडल कर लिया जाए तो फिर वो आने वाले दिनों में, जिस तरह आजकल हम सदर मुमलिकत के हदफ पे बैठे हुए हैं, पूरा मुल्क और कौम जो है वो उनकी उस शेनिगन्स के ऊपर है, वहाँ पे हम शायद उसको अवॉइड कर सकते थे। लेकिन ये तो जो साहिब राय लोग हैं और जो कि पॉलिटिशियंस हैं, ये उनके काम है। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसे मामलात में कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, सराहत के साथ काम होना चाहिए, तेज़ी के साथ काम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मामलात मुरव्वत के नहीं हैं, ये मामलात हैं आइन को फॉलो करने के और उसके जो तकाज़े हैं पूरे करने के। ऑलराइट, अच्छा ये भी बड़ी वैसे सैड सी बात है ना कि मतलब जिसको जो ओहदा मिला हो उसको ही शुड बी लॉयल टू दैट चेयर, दैट ओहदा, एंड नॉट टू एनीथिंग एल्स। अभी आपने वलीद साहब की बात तो सुनी कि सदर साहब को सिर्फ क्यों आप कह रहे हैं, बाकी जो मामलात हो रहे हैं वो आपके सामने नहीं है, तो वो भी सामने हैं और उनकी भी बात होती है। लेकिन अभी चूंकि ये मामला डिस्कस हो रहा है और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो चुके हैं और इजलास बुलाना है और हलफ बर्दारी होनी है, इसलिए इस वक्त ये मामला डिस्कस हो रहा है। ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है हमारे सारे सिस्टम में, जब से इलेक्शन हुआ और उससे पहले भी, जब से मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान बना है, कॉम्प्लिकेशंस तो चल ही रही है, तो मेक इट इजी। अच्छा, आई डोंट नो, अभी आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है नहीं पता या आपने सुना है नहीं सुना। मेरे लिए कुछ नई चीज़ थी। कुछ दिन पहले एक दोस्त का आईफोन चोरी हुआ और 2-3 दिन बाद उसके नंबर पर उसने एक ऑल्टरनेटिव फ़ोन इस्तेमाल किया था। व्हाट्सएप आया उसके फ़ोन की तस्वीर के साथ कि ये फ़ोन अगर चाहिए वापस तो 50-60 हज़ार रुपये भेज दो तो ये फ़ोन हम वापस भिजवा देंगे। जाहिर है पुलिस को मामला गया, वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। नहीं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? लेकिन ये तो चले आईफोन की बात हो रही है, फ़ोन के ऊपर तावान मांगा गया, गाड़ियों के ऊपर तावान मांगा जा रहा है। भाई कराची में गाड़ी चोरी हुई, उसके बाद तावान लेने की हैरत अंगेज वारदात का इंकशाफ भी हुआ है। और ये हुआ कहाँ है जी? हुआ तो पहले बता दें 3 फरवरी को हुआ है न्यू कराची में, और घर के बाहर खड़ी गाड़ी जो थी वो चोरी हो गई। और इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज लें जी आपके सामने, ये भी है, इसमें आप देख सकते हैं। पुलिस को बर वक्त इतला दी गई, लेकिन जवाब मिला कि इलेक्शन के बाद मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि अभी हम बिजी हैं। बेसिकली इतनी सी बात यही हुई होगी। अच्छा, अब हैरान कुन मोड़ आया। आप ये देखिए कि गाड़ी का पहले जो जेबतन किए हुए थे गाड़ी में कपड़े, यू वांटेड टू यूज दिस टर्म ना, जेबतन वो हटाए, उसके बाद गाड़ी लेकर चलते बने। अब ये बताया गया है कि गाड़ी ये हमारे पास है, फोन आया जी, फोन आया। अच्छा क्या है इस बारे में? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ हमारे साथ ही बैठे कह रहे हैं ये गाड़ी इतने दिन से उन्होंने इंटैक्ट रखी हुई है, क्योंकि ज्यादातर हमने यही सुना है कि गाड़ियां इधर उधर हो जाती हैं, स्मगल हो जाती हैं या डिसमेंटल हो जाती हैं। ये क्या कहानी हुई? हमने माजी में भी अब्दुल्ला हुमा ये देखा कि कराची से जो गाड़ियां चोरी होती हैं वो सूबे से बाहर जाती हैं, या बलूचिस्तान जाती हैं, अंदरून सिंध, या फिर उससे बाहर चले जाती हैं।
ये गाड़ी भी इसी तरह हुई। 3 फरवरी का ये वाक़या है और 4 फरवरी को बाकायदा न्यू कराची थाने में इसकी रिपोर्ट करवाने के लिए जब वो शख्स गया कि मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। अच्छा, मैंने जब इस शख्स से बात की तो इसकी जानिब से बताया कि उसने डबल लॉक गाड़ी को लगाया हुआ था, एक रॉड वाला लॉक आता है वो भी लगाया हुआ था। इस गाड़ी के ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था। मुलजमान आए हैं, दोनों ने रैकी की है। रैकी करने के बाद वो कपड़े के अंदर गए हैं, जाकर गाड़ी को अनलॉक किया है, उसके वो रॉड तोड़ी है, तोड़ने के बाद गाड़ी लेके चले वहाँ से फरार हो गए। मेरा ख्याल है देख लिया कराची में गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं, छीने जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम मानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद 3 फरवरी का ये वाक़या है। 2 रोज़ कबल इस शख्स के पास एक कॉल आती है, उसे कहा जाता है कि आपकी गाड़ी हमारे पास है और हम बलूचिस्तान के इलाके चमन से बात करें। लाइव लोकेशन भी उस शख्स ने उसको सेंड की हुई है। वंडरफुल। और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद वो उसे कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरी गाड़ी आपके पास है। उसे बाकायदा अपनी गाड़ी की तस्वीर जो है वो शेयर की जाती हैं। जब वो तसल्ली हो जाती है उसको कि ये मेरी ही गाड़ी है और इस पर मेरी ही नंबर प्लेट लगी है, फिर वो उससे नेगोशिएट करता है। उससे पूछता है कि आप कितने पैसे जो हैं वो इसमें, वो कहते हैं कि 5 लाख रुपये हम लेंगे और आपकी गाड़ी हब चौकी तक पहुँचा देंगे। उसके बाद उससे 50,000 रुपये टोकन मनी ली जाती है। लेने के बाद उससे मजीद जो रकम है वो तलब की जाती है। 3 लाख पे इनकी डील आपस में तय होती है कि 3 लाख रुपए देंगे और गाड़ी वापस दे दी जाएगी। उसके बाद वो जब वो 50,000 रुपये उसको दे देता है तो उसे कहा जाता है कि 2.5 लाख मजीद दो। इनकी नेगोशिएशन ये अभी भी चल रही है। मज़े की बात ये है कि 2 रोज़ कबल ये वाक़या हुआ, उसके बाद इस नेगोशिएशन और इस रकम के हवाले से भी पुलिस को इतला दी गई है। लेकिन पुलिस तुम लोगों की बात खुद ही हो रही है तो हम क्यों फिर कर लो ना 2.5 लाख देके। मगर 2.5 लाख भी अगर दे दे तो क्या गारंटी है कि गाड़ी उसे वापस मिल जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसको गाड़ी मिल जाए तो 2.5 लाख इज नॉट अ बैड अमाउंट, क्योंकि वरना जो सर दर्द है पुलिस के साथ जाना, तो पुलिस तो दर्ज ही नहीं कर रही उसका मसला सारा। अच्छा, मैंने जब उस शख्स से बात की, मैंने उससे कहा कि आपकी गाड़ी की मालियत कितनी है, तो उसने कहा मैंने कोई 21 लाख रुपए की गाड़ी ली थी और अभी कोई ये 27 लाख रुपए की ये गाड़ी है। तो मैंने कहा कि अगर वो गाड़ी ये कोड़ियों के भाव भी बेचने लगे तो ये गाड़ी 5 लाख की वैसे ही बिक जानी है, बगैर इसके पेपर्स के ये बिक जानी है। अगर वो आपके साथ डील ये इस तरह की कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पे अगर डील कर भी रहे हैं या तो पुलिस को इन्वॉल्व करें। उन्होंने कहा हमने पुलिस के पास भी गए, AVLC के कुछ लोग हमारे पास आए। माशाल्लाह हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हम लिटरली टीवी पे टेंशन हो रही है कि ये सारा कुछ देखने के बाद वो गाड़ी हब चौकी पे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। We are all involved in this and we need to give good advice। लेकिन पुलिस ने वैसे बाय द वे जब ये गए तो पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने भी ये कहा कर लो ये डील। पुलिस के जो सिपाही थे उनसे जब उन्होंने बात की, जब AVLC की टीम इसके पास आई, इसने सारी कहानी उनको बताई कि मेरे साथ इस तरह ये हो रहा है। और मुसलसल वो शख्स, मैं जब इस शख्स के पास गया तो तब भी इसके पास इसी गाड़ी वाले की कॉल आई। अच्छा, वो गाड़ी तो जाहिर है आगे बिकी होगी चमन से, यहाँ जो लोग उठा के लेके गए होंगे आई एम श्योर ये वो लोग नहीं होंगे जो कॉलें कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो जो लोग यहाँ से गाड़ी उठा के लेके गए हैं, जो कि अपैरेंटली कोई गैंग हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, उनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ। उनकी कोई तस्वीर, कोई विजुअल, कुछ रिकॉर्ड, कुछ नहीं पता लगा। अभी तक कुछ नहीं पता चला। उनकी CCTV सामने आ गई है। CCTV में 2-3 मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस हैं। अच्छा, ये CCTV फुटेजेस भी पुलिस को फराम की गई। बताया गया कि इस तरह की मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए हैं और काफ़ी देर, आधे घंटे तक वो इस गाड़ी को अनलॉक करते रहे और करने के बाद यहाँ से ये गाड़ी लेके गए हैं वो। तो इस पूरी वारदात के अंदर उन्होंने रैकी की है, सब कुछ किया और इसके हवाले से पुलिस को इतला दी गई। लेकिन पुलिस ने कहा कि चूँकि 3 फरवरी का ये वाक़या था और 8 को इलेक्शन थे, कौन सा इलेक्शन? ये न्यू कराची है, सेक्टर 11K, और इसको जो थाना लगता है वो न्यू कराची का थाना लगता है। तो हमने थाने से भी, अमले से भी बात की, उन्होंने कहा इसका मुकदमा दर्ज कर लेंगे और हम CCTV फुटेज हासिल करने में पहले मुलजमान की शनाख्त करेंगे। आपने ये बड़ी अच्छी बात की, कराची में जितनी भी ये गाड़ियाँ चोरी होती हैं, इनकी डिलीवरी पॉइंट जो होता है ना, वो या तो टोल प्लाजा होता है या फिर हब चौकी होती है। ये वहाँ तक वो देते हैं और अपनी रकम लेते हैं, इनका उस गाड़ी से ताल्लुक खत्म हो जाता है। अगर पुलिस कार्रवाई करने के बाद इन दोनों मुलजमान को पकड़ भी लेती है तो ये आगे गैंग बता सकते हैं। ये इस तरह बराह रास्त चमन तक ये खुद इन्वॉल्व नहीं होते, ये यहाँ तक होते हैं और उसके बाद ये गाड़ी डिलीवर करते हैं। गाड़ी कहाँ जाती है, कैसे जाती है, हमने माजी में भी एक स्टोरी की थी, हमें मालूम हुआ था कि जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं वो 6 से 7 दिन के अंदर अंदर पूरी गाड़ी खुल जाती है और वो पार्ट्स में बिक जाती है, टेम्पर्ड करके दूर दूर तक जाते हैं। लेकिन ये बताइए 3 फरवरी का एक किस्सा है। बिल्कुल, आज हम एंड ऑफ द मंथ बैठे हुए हैं, अब तो इतना अरसा ऑलरेडी गुजर गया है। मतलब पुलिस का अभी तक कोई इंटरेस्ट लेवल नहीं था, ये इस बंदे ने परसू ही करना छोड़ दिया था पुलिस के साथ, अब वो डायरेक्ट नेगोशिएट कर रहा है। मैंने इस शख्स से सवाल किया कि आपने जब 3 को ये गाड़ी आपकी चोरी हुई है 3 फरवरी को, उसके बाद आपने क्या किया? उसने कहा 3 फरवरी सेम डे मैं गया, मैंने जाके रिपोर्ट करवाने की, उन्होंने एक इनिशियल जिसको
एनसी कहते हैं, वो एक पर्ची काटी और उसको दे दी कि आप इलेक्शन के बाद आइएगा, हमारी सारी नफरी इलेक्शन में मसरूफ़ है। उस शख्स का कहना है कि मैं फिर 12 तारीख को दोबारा गया, 12 को गया, उन्होंने कहा कि आज एसएचओ मौजूद नहीं है, आप 2 दिन बाद आइएगा। मैं 2 दिन बाद गया तो कह रहा है कि मुझे एसएचओ से मिलवाया गया। एसएचओ ने कहा यार गाड़ी है ना, चोरी होती रहती है, मिल जाएगी आपको। ये तमाम तर मामला इसके साथ 24 फरवरी तक चलता रहा। 24 के बाद इसके पास 25 तारीख को एक कॉल आई है। कॉल के बाद उसने नेगोशिएशन शुरू की है, गाड़ी की तस्वीर उसने, वो शख्स मुसलसल इसको तस्वीर भेज रहा है अलग अलग तरीके से कि ये गाड़ी आप देख लें, आगे से ऐसी है, पीछे से ऐसी है। मैं इसमें चाय पी रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, ये चल रहा है, गाड़ी वापस पैसे दे दें। लेकिन आई वंडर इन मामलात में कोई गारंटी नहीं होती। बहुत दफ़ा ये होता है कि पैसे देकर भी चीज़ नहीं मिलती है, और अब तो पता नहीं क्या ही होगा। तो अगर देनी है तो भाई दे देना। ये दिस कुड गो एनीवेयर, शायद उसको गाड़ी मिल जाए, शायद गाड़ी हो ही ना, गायब हो चुकी हो, वी डोंट नो। बट मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि पुलिस का इतना नॉनशलांट किस्म का एटीट्यूड होना कि पहले तो अभी ना आओ। ये बता देता है कि क्या एटीट्यूड है ना। ये एटीट्यूड को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो ये आपका जेबतन वाला है जो आपका फेवरेट वर्ड है ना, ये मेरा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मतलब पर्चा ही नहीं काटा, क्योंकि वी आर सो बिजी। अभी तो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले कुछ अगर हो रहा था। आपको ये देखिए, मैं देख रहा था, Why are you laughing? नहीं उमा व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज रहे हो और उसका नंबर इसे सेव किया हुआ है कार चोर कॉलिंग, कार चोर, न्यू मैसेज फ्रॉम कार चोर। कितना वो दुखी आदमी होगा अब्दुल्ला, और आप अभी हंस रहे हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मतलब क्या है, ये सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है। ये क्या होती है हुमा, आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करती हैं जिसमें कॉमेडी भी होती है और ट्रेजेडी भी होती है? कॉमेडी वो एक ही चीज होती है। कहने का मतलब है हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जो खबर हमने आपको बताई है, अब हम इसका क्या रैप अप करें। कुछ नहीं हो रहा। दुआ करें मिल जाए उसको। काशिफ है, यही किया जा सकता है ना कि उस बंदे को उसकी गाड़ियां जो है वो किडनैप हो रही हैं, फोन आपके किडनैप हो रहे हैं, उनके बदले भी रैंसम मांगा जा रहा है कि जी फोन वापस चाहिए तो हम आपको TCS कर देंगे। मतलब आप इमेजिन करें, आप पैसे दे दें। अच्छा, उधर गाड़ी चाहिए तो पैसे भेज दें। थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग हियर। और गाड़ियां चोरी हो रही हैं, और इधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं वो अपना पहला इजलास जो है वो भी कर रहे हैं। अमन अमान से मुताल्लिक ही वो पहला इजलास कर रहे हैं। होपफुली कुछ बेहतरी आए। और इसमें DG रेंजर्स, IG सिंध, कमिश्नर और दीगर अफराद शरीक हैं। पहली जिम्मेदारी आवाम और इनके अमलाक की हिफाजत है। कुछ अरसे से कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला ने कहा है कि और भी उनके इज़हार ख़याल किया, जो बातचीत है उनकी सामने आ रही है। उन्होंने कहा जी स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है, इससे तो मैं बिल्कुल ही मुतमईन नहीं। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। और साथ साथ और भी बड़ी बातें हुई। पहली जिम्मेदारी आवाम और उनके अमलाक की हिफाजत है। वज़ीर आला सिंध का यही कहना था। कुछ अरसे से कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से वो मुतमईन नहीं हैं। और उन्होंने ये कहा कि चाहता हूँ कि अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो देकर सूरत हाल को बेहतर किया जाए। सर, हमने तो आपको एक स्टोरी भी आज दे दी है, तो इसी से शुरू कर लें, क्योंकि ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि किसी की गाड़ी चोरी करके ले जाके फिर वो कह रहे हैं कि पैसे दे दो। मतलब दिस कुड बी समथिंग। सेफ सिटी इज़ वन थिंग जिसके ऊपर कंसंट्रेशन की जा सकती है। वैसे तो पता नहीं किसकी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन सिटी गवर्नमेंट की ही है और इनको मामलात आगे लेकर चल रहे हैं। और ये भी हम आपको याद दिला दें, बिकॉज हम तो इधर ही बैठे हैं और ये बातें करते रहेंगे, कि ये अब करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली हुकूमतों पे कोई बातें डाल नहीं सकती। पिछली हुकूमतें आपकी थी, तो डू इट नाउ। शाह साहब, पता क्या है, वैसे वज़ीर आला आप तीसरी दफ़ा मुंतखब हो गए हैं। अब बहुत हो गया है ये कि तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पायलट अप्रूव हो गया है, तो पैसे अप्रूव हो गए हैं, तो समरी अप्रूव हो गई है, तो बिल्डिंग मिल गई है, प्लेटफॉर्म पे तो बैठे जगह हुए मिल गई है। कितने सालों से हम यही बातें कर रहे हैं और हमेशा उम्मीद करते हैं कि अब इट विल वर्क आउट। वी हैव बीन डूइंग दिस शो फॉरएवर, फॉर 8-9 इयर्स। कितने वादे तो हमारे सामने हमसे ही हुए हैं। पता नहीं कैमरे अपग्रेड हो रहे हैं, तो 2 मेगापिक्सल, ये टू मच ऑफ इट नाउ। हाँ, इजलासों से आगे बात जानी चाहिए। 4-5 लोग बैठ के ये बातें कर लें और एक अज़म जाहिर कर लें कि हम ये करने वाले हैं, और फिर देन नथिंग रियली। तो प्लीज़ इजलास छोड़ दें, व्हाट्सएप पे बात कर लिया करें, लेकिन एक्चुअली डू दीज थिंग्स एंड मेक इट वर्क। बात ये है कि PSL 9 में ना लाहौर कलंदर्स की शिकस्तों का सिलसिला जो है वो नहीं ख़त्म हो रहा, नहीं थम रहा, और बस यही बात है। कल अपना छठा मैच भी हार गई है। What has gone wrong this time around for लाहौर कलंदर? क्योंकि उनका सफर अब जाहिर है, हमें पता है कि On the other hand, मुल्तान सुल्तान which is ruling, reigning right now, मतलब वो हर बार ही कोई ना कोई रिकॉर्ड बना देते हैं। जैसे कि इस बार उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जी,
अंदाजा करना था माशाल्लाह। 6 को तुम ही कर लो आज। उनकी मामा के साथ भी उनकी वीडियो आई और उनकी मॉम भी उधर ही थी एंड तो पॉइंट्स टेबल पे मुल्तान सुल्तान है पहले नंबर पर, कोयटा ग्लैडिएटर है दूसरे नंबर पर और 4 मैचेस इनके हुए हैं ऑल 6 पॉइंट्स हैं इनके, 3 ये जीते हैं 1 हारे हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सिकू, ज़रा लाहौर कलंदर का सफ़र मोस्ट हैज़ एंडेड इन PSL, ज़ाहिर है इनके आगे जाने का कोई चांस नहीं है, कोई मोजज़ा भी हो जाए तो भी नहीं है। क्या हुआ आपको लगता है इनके साथ इस दफ़ा? या तो कंप्लेसेंट जिसे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट कि जी हम इस दफ़ा फिर जीत जाएंगे, उन्होंने ठीक तरीके से टीम या तो खिलाई नहीं है और उनकी बैटिंग टोटली वो डिपेंड कर रहे थे फ़कर पे, जिसने पिछले साल जो है 400 कुछ रन किए हुए थे, वो बिल्कुल टोटल फेल हो गए। और उसके बाद जो है उनकी जो बॉलिंग पे ये लोग डिपेंड करते हैं कि जी हम बॉलिंग हमारी ज़बरदस्त है, वो है बगैर किसी शक के दुनिया के जो बेस्ट बॉलर्स कंसिडर किए जाते हैं वो उनके पास हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर्स उनके पास हैं। वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी। देखिए एक चीज ये होती है अब्दुल्ला हुमा कि आपकी विकेटें ना मिले कोई बात नहीं, मगर आपकी गेंद सही जगह पे ना गिरे तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो पूरा सिस्टम है वो आउट हुआ है। आपका जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली बात हो गई है। अब इनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होगा ये तो उनके साथ जो कोचेज हैं वही बता सकेंगे। कि देखें विकेटें ना लेना, मैंने कहता हूँ कोई बात नहीं, चले नहीं मिलती, कई दफा नहीं मिलती, मगर आपकी बॉलिंग अगर सही जगह गिर रही हो और लैक ऑफ मोटिवेशन भी नजर आ रही है। बिकॉज हम कंसर्न इसलिए हैं बिकॉज शाहीन लाहौर कलंदर को तो लीड करते हैं बट हमारी T20 टीम को, नेशनल टीम को भी लीड करते हैं, सो वहाँ ज़रा हमें इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न लग रहा है। हाँ बिल्कुल ये तो है, वो शाहीन के हाथ से ना चीजें ऐसा लगता है स्लिप आउट हो रही हैं, मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बॉलिंग की चेंजेस वो इतनी मजेदार नहीं कर पा रहे। एक जगह पे वो किसी बॉलर को 1 ओवर कराते हैं, वो आउट कर देता है, उसको फिर ओवर नहीं देते, समझ में नहीं आता। एक मैच वो इसलिए हार गए कि स्पिनर को उन्होंने दे दिया, तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। मगर एक और चीज का मैं थोड़ा सा एतराज कर रहा हूँ, और ये जो PSL को चलाते हैं लोग, जो ड्रॉज बनाते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब है, वो जरूर गौर करें कि लाहौर कलंदर और मुल्तान के 6 मैच हो गए, उनमें से एक टीम जो है फारिग हो गई है तकरीबन, लाहौर कलंदर, और मुल्तान फाइनल में पहुंच गई। कराची के अभी तक 3 मैच हुए हैं, वो शायद क्योंकि कराची के मजीद कराची में करना चाह रहे थे। देखें बात असल ये होती है कि दुनिया भर में टूर्नामेंट में बचपन से क्रिकेट मैच खेलता हुआ आ रहा हूँ, टूर्नामेंट्स खेलता हुआ आ रहा हूँ, टीमों को मैचेस को इस तरह डिवाइड करना चाहिए कि अगर अभी 5 मैचों का सिलसिला खत्म होता, एक दिन का रेस्ट होता, ब्रीदिंग टाइम होता, स्ट्रेटेजी टाइम होता, फिर टीमें अपने आप को लेकर आती। नहीं ठीक है, लेकिन विद द सेम टोकन मुल्तान ने 6 खेल लिए हैं और जीते चले जा रहे हैं, तो उनको कोई फटीक उन पे नहीं इफेक्ट कर रही, माना कि अपने होम ग्राउंड में ही टीम हार गई ना। नहीं, जब एक टीम गिर जाती है ना हुमा, बाज वक्त जैसे अभी कलंदर गिर गई है, अब ये इसको उठना मतलब वो गिरती चली जा रही है, और मुल्तान जो है मौका नहीं मिल रहा उठने का, तो मुल्तान खड़ा ये लाहौर कलंदर के साथ इस दफा तो चले हो रहा है, पहले हमने कोयटा के साथ यही होते हुए देखा है, कराची के साथ यही होते हुए देखा है, सो ये होता ही है PSL में किसी न किसी टीम के साथ। एक तो हुमा और मुल्ला देखें, एक और चीज जो कोयटा के साथ एडवांटेज होगी ये कि वो जल्दी उन्होंने कोचेस चेंज कर दिए, कप्तान चेंज कर दिया। ये चेंजेस होनी चाहिए हर 3-4 साल बाद, यू हैव टू चेंज द कोचेस, ताकि आपका माइंडसेट दूसरा आए, कोई नई सोच आए, नए लोग आए, अपनी थ्योरीज लेके आए, ये तो चलती रहेगी ना। एक्चुअली यही चीज हम मुल्तान सुल्तान की सक्सेस में भी देख रहे हैं। एक तो देयर आर लॉट ऑफ वुमेन फीमेल लीड्स ओवर देयर व्हिच हैज वर्कड आउट इन देयर फेवर। सिकंदर, थैंक यू, सॉरी आज ये टाइम हमारी टिपिकल एक माइंडसेट हो जाता है ना, अभी हैशटैग वो आपको याद है, जब उससे बाहर निकलेंगे तो चीज़ें शायद बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया पिया, ये हम भी नहीं कह रहे, ये किसी मुसाफिर के भी अल्फाज नहीं है जिसका खोया हुआ सामान शायद वापस मिल गया हो, बल्कि ये अल्फाज हैं PIA की एक एयर होस्टेस के। क्यों है? जो समझती है कि इदारे ने उसे कनाडा में गायब होने का मौका फराहम किया, और ये एयर होस्टेस इस्लामाबाद से टोरंटो की परवाज PK782 पर तैनात थी, लेकिन टोरंटो पहुंचकर वापस ड्यूटी पर ना आई। जाते जाते वो PIA का शुक्रिया भी अदा करना नहीं भूली और अपने यूनिफॉर्म पर शुक्रिया PIA लिख गई। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है। एक्चुअली कितने हो चुके हैं? तारिक अबुल हसन हमारे साथी हमारे मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि क्या मामला है। बहुत शुक्रिया तारिक। एक और एयर होस्टेस कनाडा में ड्यूटी के दौरान स्किप हो गई हैं पिछले माह, स्किप कर गई हैं। हाँ, स्किप कर गई हैं या स्किप हो गई हैं। अब पिछले माह जनवरी में भी एक फ़्लाइट अटेंडेंट गायब हुई थी माशाल्लाह,
आपके पास रिकॉर्ड है अब तक के कितने स्टीवर्ड्स या एयर होस्टेस इधर उधर हो चुके हैं यूरोपीय ममालिक में या कनाडा में फॉर दैट मैटर? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि PIE पिछले 2 साल में PIA के 8 से 9 फ़ज़ाई मेज़बान, जिसमें मेल और फीमेल केबिन क्रू दोनों शामिल हैं, ये कनाडा में स्लिप हुए हैं। PIA के जो मुलाजमीन हैं वो इंतहाई घुटन ज़दा माहौल में काम कर रहे हैं। पिछले तकरीबन जो PIA के साबिक़ PIA के चेयरमैन रहे अरशद मलिक दौर में, जो तकरीबन 5 साल पर मुहित इनका दौर है, 4.5 साल का, तो इस दौरान जो PIA में पॉलिसीज़ लागू की गई हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा दबाव में है, लोगों में है, फाइनेंशियली दबाव में है। और तीसरी चीज़ ये है कि PIA में जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है कि PIA चलेगी नहीं चलेगी, प्राइवेटाइज हो रही है, ये वो पूरी सूरत हाल है जिसके अंदर लोग बहुत जहनी तौर पर भी परेशान हैं कि अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो PIA के बेशतर मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क मुलाजिमत के ऊपर ज़्यादा जो है वो ख्वाहिशमंद होंगे। अजीबो गरीब किस्म की बातें। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि PIA फ़्लाइट्स के कैबिन क्रू के अहल खाना से श्योरिटी बॉन्ड्स या तहरीरी ज़मानत वगैरह पर भी गौर कर रहा है, ताकि अगर कोई बाहर जाकर लापता हो जाता है तो अहल खाना उसके ज़िम्मेदार PIA को ना ठहराएं। तो क्या आपके इल्म में है कोई ऐसी पॉलिसी तजवीज़ की गई हो? जी, मुख्तलिफ नौइयत की तजावीज़ जो है वो मौजूद है इस वक्त जो PIA जिस तरीक़ेकार पर अमल कर रहा था वो ये कि जो टोरंटो फ़्लाइट्स जा रही थी वहाँ पर टोरंटो पर लैंड करते ही केबिन क्रू से उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और एयरपोर्ट मैनेजर के हवाले कर दिए जाते हैं। और जिस वक्त ये फ़्लाइटें की वापसी जब दोबारा फ़्लाइट पर आना होता है तो उस वक्त पाकिस्तान जब ये वापस आ रहे होते हैं तो उनको पासपोर्ट दिए जाते हैं। लेकिन जिसने स्लिप होना है, जो मुल्क छोड़ना चाह रहा है, तो उसको पासपोर्ट की क्या ज़रूरत। इस पॉलिसी के बावजूद भी कई जो है वो PIA के जो फ़ज़ाई मेज़बान हैं वो कनाडा में स्लिप हो गए, लिहाजा ये पॉलिसी भी नाकाम हो गई है। अब इस बात के लिए की कोशिश की जा रही है कि कुछ और श्योरिटीज़ हासिल की जाएँ, लेकिन बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि आप किस तरीके से एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी दूसरे पर डाल सकते हैं। यानी अहल खाना से फ़्लाइट क्रू जो है उसके अहल खाना से कोई इस तरह की श्योरिटीज़ हासिल की जाएँ तो कानूनी तौर पर ये चीज़ें मुमकिन नहीं। जाना है उसने जाना है, नथिंग विल स्टॉप देम। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ स्किप होने वाले एयर होस्टेसेस या फिर स्टूवर्ड्स का पता लग सका है, कहाँ हैं, कोई कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कैनेडियन हुक्काम से रब्ता हो सकता है या इसमें इंटरेस्टेड नहीं है? देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब कोई केबिन क्रू स्लिप होता है तो PIA फ़ौरन कनाडा की पुलिस को इस बारे में इत्तला दे देती है। दूसरी तरफ PIA खुद कार्रवाई करती है और उस मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये तो PIA की तरफ से पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाई है। लेकिन अगर हम कनाडा की सूरत हाल देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर ही सही कनाडा पहुँच जाते हैं, उनके लिए खासी नरमी पाई जाती है वहाँ कनाडा के सिस्टम में। और जब तक कोई फ़र्द कोई किसी जुर्म में इन्वॉल्व ना हो, किसी को रोक कर उसकी कानूनी हैसियत के बारे में नहीं पूछा जाता, तो लोग वहाँ पहुँच कर पॉलिटिकल अजाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसलिए तो कोई करता, कैनेडियन हुकूमत वहाँ किसी को नहीं पकड़ती। तो ये एक वो आज़ादी है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और गैर कानूनी तौर पर सही कनाडा पहुँच जाते हैं और किसी न किसी तरीके से वहाँ पर नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू तारिक। लेकिन हाउ एम्बैरेसिंग फॉर अ कंट्री, फॉर एन एयरलाइन रेपुटेशन। कितनी आप शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने इदारे के लिए। मतलब आपको एक रिस्पॉन्सिबल, आप एक जॉब में गए जहां आप अपना मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना आप कुछ और कर लेते ज़िंदगी में, और भी बड़ी नौकरियां होती हैं। लेकिन नौकरी आपने वो ली है, मौके सारे और उनके आपने यूटिलाइज किए हैं, फिर आप बाहर पहुंचते हैं और फिर गायब हो जाते हैं एंड नॉट केयरिंग एट ऑल के पीछे क्या होता है, रेप्यूटेशन को कितना बड़ा डेंट पड़ता है। अच्छा, वैसे एंड बाय द वे कनाडा हैज आल्सो मेड इट वेरी इजी फॉर देम टू, उसी का फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो PIA के एयर होस्टेसेस या कैबिन क्रू होते हैं, ये बड़ी कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तनख्वाहें भी ठीक होती हैं, लेकिन इसके अलावा PIA के जो माली हालात हैं, किसी भी शहर में ये टिक जाएं, पाकिस्तान के अंदर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, 5 स्टार से कम इनका स्टे नहीं होता। अच्छा, मतलब अदरवाइज नॉर्मल होटल में भी ठहराया जा सकता है कैबिन क्रू को, लेकिन नहीं, PIA इतने बड़े माली बहरान के बावजूद
टॉप नॉच होटलों में अपने कैबिन क्रू को ठहराती है, पता नहीं वो भी किस तरह से उसके बाद इन पॉलिसी लोगों अब के तक चल डेली रही है। अलाउंसेस वगैरह भी होते हैं, उसके बाद इनके रेस्ट स्केड्यूल्स भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क ना हो, बहुत कुछ होता है। और फिर आप जाके मतलब इतनी ज़्यादा मैं कहूँगी कि एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर द कंट्री आप कर रहे हैं। बाय द वे ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं जब मुल्कों पे पाबंदियाँ वगैरह लगती हैं, एग्जैक्टली तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं कि इनके लोग जो हैं ये भगौड़े हैं, गायब हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। And this is what we are seeing And actually अब आप ये कर रहे हैं वैसे 7-8 अगर सिर्फ 2 साल में अगर 7-8 कैबिन क्रू के मेंबर गायब हो चुके हैं तो पीआईए को अब ख्याल आ रहा है कि वो श्योरिटी बॉन्ड मतलब ले ये लें। वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आप एयरलाइन का दाखिला बंद कर देते हैं कि आप हमारे मुल्क में या हमारे रीजन में नहीं आएंगे। अभी तक वैसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आप ख्याल आ रहा है कि श्योरिटी बॉन्ड ले लें कि अगर कैबिन क्रू की फैमिली को इन्वॉल्व करें कि अगर आपका बच्चा या बच्ची कोई भी आपका बेटा या रिश्तेदार गायब हुआ तो यू वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। मुझे लगता है इससे शायद कोई डिटरेंस हो। जिसने जाना है उसने जाना है। मैं बता रही हूँ दे डोंट केयर के पीछे क्या हो रहा है, क्या मुल्क को ना बदनाम करके भाग जाओ। बदनामी का बाइस बनने वालों, मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बनने वालों की एक और कहानी वी आर गोना सी टुमारो।